नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जोन अध्यक्ष संतोष यादव जी, जो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के साथ NIT विधानसभा से। हमेशा प्रवासी की राजनीति करते रहे, एक प्रखर प्रवक्ता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। प्रवासियों को लेकर के काफ़ी वकालत भी करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो आज आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज अपने स्टूडियो में बुलाया। संतोष जी, अभी अभी चुनाव हुए आम आदमी पार्टी के। दिन प्रतिदिन आम आदमी अपनी स्थिति को बढ़ाती हुई जा रही है, लेकिन जो चुनाव हुए हैं नगर पंचायत के, उसमें कहीं नज़र नहीं आई आम आदमी पार्टी। एक सीट के साथ आपने जीत दर्ज की है। सबसे पहले उस पर क्या कहना है आपका? ऐसा नहीं है, अभी जो चुनाव हम लड़े ये पहली बार ऐसा हुआ जो हम नगर निकाय का चुनाव हरियाणा के अंदर लड़े हैं जी। और इसमें भी हम पूरे हरियाणा के अंदर दूसरे पोजीशन पे रहे। भाजपा के बाद अगर देखे जाए वोटों की प्रतिशत देखा जाए तो भाजपा 26% वोट लिया और हमने लिया लगभग 10.5% वोट। तो लगभग पूरे हरियाणा के अंदर जो वोट पड़े, लगभग 13.5 लाख के करीब वोट पड़े थे, जिसमें 3.5 लाख वोट के 3,33,000 कुछ वोट भाजपा ने लिए थे और लगभग 1.5 लाख के करीब वोट आम आदमी पार्टी ने लिए और बाकी निर्दलीय भी थे। तो जो निर्दलीयों ने भी वोट लिया वो कहीं ना कहीं भाजपा के विपरीत वो वोट पड़े। तो अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है और हम संगठन अब निचले स्तर तक हम लोगों ने बना लिया है। तो ये नगर निकाय चुनाव जो है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चुनाव रहा और अच्छे वोट प्रतिशत लिया। और ये जो हमारी मेहनत है फरीदाबाद और गुड़गांव के नगर निगम में आपको देखने को मिलेगी। आपका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घटा और आम आदमी पार्टी जैसा कि पहली बार चुनावों में आई 10.5% का वोट शेयर लेना, इसे आप बहुत बेहतर मानते हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल भाई, मेहनत किया हमने। कई जगह हमारे साथ पास कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर हमने आम कार्यकर्ताओं को वोट टिकट दी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पर। तो इसको हम बेहतर मानते हैं और अभी और प्रयास की ज़रूरत है, जो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। और संगठन में भी बदलाव करके हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है अच्छे लोगों को आगे ला रहे हैं और उनको जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव बाकी हैं जो अभी होने हैं। कभी भी इनका डंका बज सकता है, कभी भी इनकी शुरुआत हो सकती है। आपने पहले भी चुनाव लड़ा था। ये जो फरीदाबाद का क्षेत्र है दिल्ली से सटा हुआ है, निश्चित रूप से आपकी इस बात को माना जाएगा कि यहाँ प्रवासी बहुत ज़्यादा हैं, बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आए हैं और आपने प्रवासी की राजनीति हमेशा की है। क्यों आप प्रवासी की बात करते हैं? वो क्या कारण है जहाँ आप प्रवासियों की बात करते हैं कि प्रवासियों को मौका मिलना चाहिए चुनाव प्रत्याशी बनाने में या उनको नेतृत्व मिलना चाहिए? क्या कारण है जो आप प्रवासियों की बात करते हैं? ऐसा फरीदाबाद जो शहर है ये प्रवासियों का शहर है और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, अन्य राज्यों से लोगों ने आकर यहाँ पर रोजी रोटी के लिए काम किया। हरियाणा के विकास के अंदर अगर हम देखें अहम योगदान प्रवासियों का रहा। प्रवासियों की मेहनत के कारण फरीदाबाद विश्व के मानचित्र पे भी रहा। और आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर भी अगर सबसे ज़्यादा कारीगर अगर रखना चाहते हैं तो प्रवासियों को रखना चाहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर भी। जब प्रवासियों ने इतनी मेहनत मजदूरी किया, उन्होंने काम किया, तो अब हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा और सम्मान के मामले में प्रवासी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इसलिए हम लोगों ने शुरुआत करी कि कहीं ना कहीं प्रवासियों की सुरक्षा सम्मान अगर चाहिए अन्य राज्य में तो हमारा आपस में संगठन मजबूत होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के अगर कल सुख दुख किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हम लोग मिलकर शासन प्रशासन के सामने अपनी आवाज़ उठा सकें। क्या आपको संतोष जी नहीं लगता कि जब आप प्रवासी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो समाज की समरसत्ता है या एकता है वो खंडित होती है? आप प्रवासी की बात करेंगे, दूसरे लोग लोकल की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या ये मतभेद पैदा नहीं करता? देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको किसी भी राज्य का विकास अकेला अगर वहीं का जो वासी है वो चाहे कि मैं अकेला विकास कर लूँगा तो कभी भी ऐसा नहीं होता। आज फरीदाबाद के अंदर ही नहीं, आज पूरे देश में आप ले लो, अगर कहीं पर इंडस्ट्री के लिए या किसी इमारत को बनाने के लिए कारीगर चाहिए होता है तो वो राजस्थान के मेहनत मजदूर ढूंढते हैं, बिहार के लोग ढूंढते हैं। कहीं IAS IPS की बात आती है तो कहते हैं भाई बिहार से ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। कहीं अगर टेक्निकल पॉइंट की बात आती है तो लोग दक्षिण साइड के इंजीनियरों को ढूंढते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, क्वालिटी, जैसे कहते हैं ना कि एक जो अगर हम एक माला बनाते हैं उसमें तरह तरह के फूल होते हैं तो एक अच्छी माला बनती है। तो उसी तरीके से अगर किसी राज्य का विकास करना है
तो हर राज्य की भागीदारी वहाँ पर जरूरी है। इसको हम आपस में ये नहीं कह सकते कि आपस में तालमेल की कमी करना या आपस में वासी प्रवासी को लड़ाना, इसको नहीं। उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अगर उस क्षेत्र के विकास के लिए तरह तरह के लोग अपने नॉलेज का प्रयोग करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो उस क्षेत्र का विकास होगा, उसका होगा। अगर आज फरीदाबाद की राजनीति की बात करते हैं तो अगर मान लिया 45 वार्ड हैं, तो भाई यहाँ का जो वासी हैं वो भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लोग होने चाहिए। लेकिन जिन प्रवासियों ने अपनी मेहनत से फरीदाबाद को सींचा, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उनकी आवाज़ उठाने वाले भी लोग यहाँ पर होने चाहिए, ताकि उनका आपस में तालमेल बना रहेगा और कल को कोई वाद विवाद होता है तो बैठ के हम उसको सुलझा भी सकते हैं। नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि प्रवासी अगर प्रबल है, अगर मजबूत है तो टिकट ले लेगा, या आपको ये लगता है कि जो पार्टियां हैं वो जानबूझकर टिकट नहीं देती जातिगत समीकरणों के आधार पर? देखो अभी क्या है कि पहले भाजपा और कांग्रेस के अंदर यहाँ पार्टी रही और इसमें प्रवासियों ने काफ़ी मेहनत भी करी उसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हमारे प्रवासी बाहर से आके रहे। बहुत अपर तबका रहा, जो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, उन्होंने राजनीति की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। तो जब संगठन मजबूत हुआ, जब तक भाजपा का कांग्रेस का संगठन कमज़ोर था तो उसमें प्रवासियों को टिकटें दी जाती थी, लेकिन जब इनका संगठन मजबूत हुआ तो यहाँ पर एक ऐसा नेतृत्व हावी हो गया, उन्होंने प्रवासियों को दरकिनार कर दिया, उन्हें झंडा डंडा उठाने तक सीमित रखा। इस चीज़ का प्रवासियों में रोष है और अब प्रवासियों का जो नेतृत्व है वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि दिल्ली जीता जाता उदाहरण है। दिल्ली के अंदर प्रवासियों ने मेहनत करी, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या प्रवासियों की है, और आपने वहाँ देखा कि 28 से ज़्यादा विधायक हमारे प्रवासी हैं। और अभी राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक जी जो खुद पूर्वांचली हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी जो हरियाणा में जन्म हुआ वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो प्रवासियों को नेतृत्व हम आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा दिया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो नगर निगम चुनाव है वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या जो है प्रवासियों को नगर निगम में भेजने का आम आदमी पार्टी करेगी। नहीं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रवासियों को ज़्यादा टिकट देगी फरीदाबाद में भी, या यहाँ भी वही जातिगत समीकरण के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी? देखो अभी क्या है कि प्रवासियों के अंदर हम लोगों ने अलग जगाई है, जगह जगह हम मीटिंग कर रहे हैं, हम मजबूत साथियों को ढूंढ रहे हैं जो चुनाव लड़ने में अपनी मजबूत तरीके से आए। मैंने आपको कहा कि भाई कई रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ से प्रवासियों ने अपनी मजबूती दिखाई है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे आला कमान हैं अरविंद केजरीवाल जी और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में आप देखना, और ये चाह भी रहे हैं कि गुड़गांव फरीदाबाद जो प्रवासियों का शहर है, यहाँ पर अधिक से अधिक नेतृत्व प्रवासियों का निकले। और वो इसकी बात मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी वो इसकी आवाज़ भी उठाते रहते हैं। अभी आपने खोरी गांव का देखा, आपने 13 राज्य से लोग आके वहाँ रह रहे थे। भाजपा सरकार ने उनके साथ ज्यादती करी, उनको उजाड़ने का काम किया, लेकिन राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने निजी कोष से खर्च किया और उनको पुनर्वास देने के लिए ऑर्डर भी कराया। लेकिन भाजपा सरकार निर्दयी सरकार है, प्रवासियों की दुश्मन है, उनके सुरक्षा सम्मान के साथ वो हमेशा धोखेबाजी करती है। उन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया, किसी को भी पुनर्वास नहीं दिया, जबकि वहाँ जो सरमाएदारों के जो वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस बने थे वो ज्यों के त्यों हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस है ये जग जाहिर हो चुका कि प्रवासियों की अनदेखी करती है। इसका परिणाम धीरे धीरे इनको भुगतान मिलेगा, समय का इंतजार करें। संतोष यादव जी, आपने बहुत लंबे समय से प्रवासियों की वकालत तो की है, लेकिन क्या कभी आपने कोई आंदोलन, कोई संगठन, कोई ऐसा ग्रुप बनाया जिससे प्रवासियों को जागरूक किया जा सके, उन्हें मजबूत या सशक्त बनाया जा सके? 2013 की बात है, मैं आपको बताऊं, उस समय से हम लोग प्रवासियों की आवाज़, पहले मैं रोड सेफ्टी के अंदर था। रोड सेफ्टी के अंदर हमने पुलिस और पब्लिक के बीच में एक आपस में कोई वाद विवाद ना हो उसके लिए हम लोग काम करते थे। उसमें शत्रुजीत कपूर जी IPS अधिकारी थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि भी प्रवासियों के साथ थाने चौकियों में वो अपनी कोई कंप्लेंट लेके जाते थे तो उनसे बिहारी प्रविया कह के उनको धमकाया जाता था। तो उस समय हमने आंदोलन छेड़ा कि भाई अन्य राज्य से आके, वैसे तो पहले 15 साल में यहाँ डोमिसाइल बनाया जाता था, अब 5 साल कर दिया, अब 5 साल कर दिया जब से 75% का आरक्षण दुष्यंत जी ने किया है। तो हमने कहा कि भाई जब आदमी 40-40 साल से यहाँ रह रहा है, 50 साल से यहाँ रह रहा है, तो फिर ये भेदभाव किस बात का? और भारत में हम रह रहे हैं, भारत का ही एक हिस्सा हरियाणा है, तो ये भेदभाव यहाँ नहीं होना चाहिए।
आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि मराठा को लेके काफी कई विवाद बार था। सूरत के अंदर ये हुआ कि बाहरी समझ के यूपी बिहार वालों को भगाया गया, अन्य राज्यों के लोग मारपीट करी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी मिली कि कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। तो उस नेतृत्व के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन छेड़ा था। उस समय कई थाने चौकियों में तालेबंदी हुई थी और कई शासन प्रशासन जो मंत्री थे उनके घर पे भी तालेबंदी हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए प्रवासियों पे। और आगे चल के जब वो नेतृत्व आगे बढ़ा तो शासन प्रशासन भी हिला, उससे वो समझ गया कि भाई कहीं ना कहीं का संगठन मजबूत हो रहा, अब ये आवाज़ उठाने लग गए हैं। तो जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक यहाँ का शासन प्रशासन जगेगा नहीं। और आप देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे प्रवासियों में भी एकजुटता हो रही है, लेकिन ये एकजुटता किसी वाद विवाद के लिए, किसी जाति विशेष से लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, अपने सुरक्षा और सम्मान के लिए है कि हमें सुरक्षा और सम्मान मिले और सुख दुख में शासन प्रशासन हमारे साथ रहे और हम भी हरियाणा फरीदाबाद के विकास के लिए हमेशा साथ रहेंगे। आपने महाराष्ट्र का नाम लिया कि वहाँ महाराष्ट्र है, मराठा की बात होती रही, मराठा को लेकर के वहाँ बिहारी को अलग कर दिया, यूपी को अलग कर दिया। ऐसी स्थिति हरियाणा में तो नज़र नहीं आती। हरियाणा में तो हरियाणवी या उत्तर प्रदेश का यूपी का नहीं होता है। जानना मैं ये चाहता हूँ, सवाल मेरा ये है कि आप किसे प्रवासी कहते हैं, कैसे प्रवासी की पहचान होगी, कौन प्रवासी है? देखो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, जो सरकार है अभी, सरकार ने भाजपा सरकार और जेजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है, इन्होंने एक आरक्षण लागू किया, 75% का आरक्षण हम देते हैं, उसमें युवाओं को नौकरी देने की बात कही उन्होंने। मैं उनका विरोध नहीं करता, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। अच्छी बात है, हर राज्य को सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे बगल में एक फैक्ट्री लग जाती है, तो कहीं ना कहीं जो लोकेलिटी होती है ना, उसको इंडस्ट्री का जो मालिक है वो रखने में घबराता है। वो सोचता है यूनियनबाजी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, इस तरह की बात आती है वहाँ पर। आज भी फरीदाबाद के अंदर कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने, इंडस्ट्री के लोगों ने आपस में बैठक करी और उन्होंने इसका विरोध किया कि अगर हम सारे के सारे यहीं के युवा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों में काबिलियत नहीं है, सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोगों में काबिलियत है, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मानसिकता कहीं ना कहीं हर तरह के लोग चाहिए। अगर हमें इंडस्ट्री का विकास करना है तो हमें बिहार के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग के मामले में साउथ के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, हरियाणा के लोग बड़े बलशाली मेहनती होते हैं, यहाँ के युवाओं की भी जरूरत पड़ेगी। यानी हर तरह के युवाओं की हमें जरूरत पड़ेगी, तब उस इंडस्ट्री का विकास होगा। इंडस्ट्री का विकास होगा तो हरियाणा राज्य को टैक्स देगा, टैक्स हरियाणा राज्य को जाएगा, तो पूरे भारत में हरियाणा राज्य अपने आप में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो हर आदमी की जरूरत है यहाँ पर, तो उसमें प्रवासियों, हाँ, जिसकी जहाँ संख्या ज़्यादा है उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। आज सरकारी नौकरी आप उठा लो, बीके, नगर निगम, ईसाई, कहीं भी लगा लो, आप मुझे बता दो प्रवासियों की संख्या कितनी है? मैं आपको 100% अगर नौकरी है तो ज़्यादातर हरियाणा के युवाओं की नौकरी है। अगर हम कहेंगे यूपी के, बिहार के, उत्तराखंड के, पंजाब के ऐसे लोगों की, तो बिल्कुल भी कहीं देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर। तो हम कहते हैं जो प्राइवेट नौकरियाँ पड़ी हैं और मालिक भी चाहते हैं कि भाई हम प्रवासियों की जगह, तो कम से कम उसके अंदर ये आरक्षण ना हो, अच्छे लोग जाएं और वहाँ काम करें और अपने विकास की बात। डोमिसाइल बनने के बाद, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि 5 साल में डोमिसाइल का दे दिया इन्होंने, तो डोमिसाइल बनने के बाद तो वो स्थायी निवासी हो जाता है। तो उसको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में सहभागीदारी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जिस हिसाब से प्रदेश को मिलती है। यही कहना आप चाहते हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई 5 साल का डोमिसाइल आप दे रहे हो, तो फिर भी उनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? फरीदाबाद के अंदर इंडस्ट्री लग रही है, तो 75% की आप बात करें, 75% फरीदाबाद के युवाओं को तो लगे, उसमें भी बताते हैं कि रोहतक से, भिवानी से, वहाँ के लोग ज़्यादा यहाँ पर काम करेंगे। भाई आप संख्या देखो, जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लग रही है वहाँ पर संख्या जिसकी ज़्यादा है, आपने 5 साल का डोमिसाइल कर दिया तो वहाँ के युवाओं को नौकरी लगाओ वहाँ पर। उसमें भाई चाहे उत्तराखंड का भी, भाई यहाँ पर तो प्रवासी, मुझे लगभग 40 साल मुझे फरीदाबाद में हो गए रहते, तो अगर मुझसे ये कहा जाए जी आप अपने राज्य से आके रह रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भेदभाव है। वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, कई वकील भाई भी हमारे, वो भी वकालत करते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं उस विभाग में लोग अपना काम धाम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं यार तू तो फलाने जगह का, तू फलाने जगह। ये भेदभाव भारत में रह के भेदभाव आपस में नहीं होना चाहिए। तो हम ये मांगते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो कश्मीरी पंडित की बात थी, वो बेचारे कश्मीरी छात्र थे, अभी पिछले साल मैंने देखा, उनसे ये कहा भाई प्रवासी छात्र हो आप, उनसे एक्स्ट्रा फीस ली गई जो हरियाणा के लोग थे कि भाई ये फीस एक्स्ट्रा है, आप यहाँ के वासी नहीं हो, आपका डोमिसाइल नहीं है। तो जब वो हमारे क्षेत्र में पढ़ रहा है, शिक्षा के लिए काम कर रहा है, तो सरकार
अगर फ्री नहीं कर सकती तो फीस भी ज़्यादा ना बढ़ाए। तो उस पर क्या उन्होंने आंदोलन भी किया था, लाठी चार्ज भी उनके साथ हुआ। तो कई चीज़ें ऐसी भेदभाव है जो राज्य सरकारों को नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के एक अच्छी नेता हैं आप, अच्छे नेता हैं, अच्छी पोस्ट भी है आपके पास। अगर मौका आया, जैसे ही चुनाव आएगा, तो क्या आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ समानांतर स्थिति में या प्रवासी और लोकल को एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए आप टिकट का बंटवारा करवाने में हेल्प करेंगे? देखो, टिकट तो मैंने आपको बताया कि भाजपा कांग्रेस में तो ज़्यादातर प्रवासियों की तो कोई खाता है ही नहीं। आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं हमें नेतृत्व मिला और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक टिकट प्रवासियों को भी दिलाएं यहाँ पर, और यहाँ के लोगों को भी टिकटें मिलेंगी, क्योंकि सबका सामंजस्य होगा तभी नगर निगम का जो चुनाव है, नगर निगम का विकास होगा। भाई, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी यहाँ के लोगों को है और अपने भौगोलिक स्थिति की जानकारी अन्य राज्यों को भी है, तो जब मिलकर लोग काम करेंगे तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ पर लेके हम आएंगे, उस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम करेंगे और आगे भगवान ने कभी नेतृत्व दिया हमें या कोई ताकत हमें मिली तो हमारा प्रयास रहेगा कि हरियाणा के अंदर प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह महिला आयोग बनाया गया है, अन्य मानव अधिकार आयोग बनाया गया, उसी तरीके से एक आयोग प्रवासियों का होना चाहिए, जिससे जिस राज्य में अगर उसके साथ सुरक्षा सम्मान के साथ कोई परेशानी आती है तो वो जो आयोग है वो वहाँ पर अपने आयोग में अपनी आवाज़ उठा सके। तो इस चीज़ की हमारी मांग है और आगे संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं हम इसकी आवाज़ को भी बुलंद तरीके से उठाएंगे। आखिरी सवाल लेता हूँ, जो लोग आरोप भी लगा रहे हैं, जब प्रवासी की बात होती है तो कहीं ना कहीं आरोप आता है कि ये कुछ लोग हैं जो प्रवासी के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, समर सत्ता को, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको तोड़ना चाहते हैं। एक बार आखिर में फिर दोबारा से स्पष्टीकरण चाहूँगा, क्या आपकी ऐसी कोई मानसिकता है? हम लोग काम कर रहे हैं वासी और प्रवासी की एकता के लिए काम कर रहे हैं। फरीदाबाद जैसे शहर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई जाता है, आज हरियाणा का भी कोई युवा अन्य राज्य में जाता है तो यहाँ का उनके माँ बाप को डर लगता है कि मेरा लड़का अन्य राज्य में गया है, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, किसी तरह की कोई समस्या ना हो जाए। तो उसके लिए एक संगठन का होना आपस में ज़रूरी है, अपने सुरक्षा और सम्मान के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। आपने देखा भी गुर्जर समाज है, ब्राह्मण समाज है, यादव समाज है, हर समाज ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो संगठन उन्होंने बनाया है तो अन्य जो बिरादरी है उसका वो विरोध करना चाहते हैं। वो संगठन इसलिए बनाया जाता है कि कल को कोई दिक्कत परेशानी हो, मान लिया हरियाणा की पुलिस है, उसको कोई अपराधी ढूंढना है, वो बिहार जिले में या यूपी में कहीं अन्य राज्य का है, वो चला गया हो, तो जब यहाँ के संगठन से मजबूती होगा। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था सीआईए वाले का, भाई साहब मुझे छपरा जाना, वहाँ से अपराधी ढूंढना है, तो हमने उसकी मदद करी वहाँ। भाई जो अपराधी है उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का उससे फ़ायदा मिलता है। आपका सोशल मीडिया का उस फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाने का कोई मकसद नहीं है, इससे एकजुटता आपस में बनी रहे। अगर आपस में कोई वाद विवाद होता है तो हम लोग बैठ कर एक टेबल के बीच में उसको सुलझाने का काम करें और मिलजुल कर क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संतोष यादव जी, जो बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है समाज की समरसत्ता को बनाए रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए और प्रवासियों का हक दिलाने के लिए वो प्रवासियों की वकालत करते हैं, ना कि जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते रहते हैं कई बार कि बाहर के लोग आके राजनीति करते हैं। इनका कहना यही है कि दोनों समाज मिल करके अपने हक की लड़ाई लड़ें और एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते हुए हम इस सामाजिक समरसत्ता के साथ आगे बढ़ें। इसी नियति के साथ, इसी भावना के साथ वो प्रवासी की वकालत करते हैं और लंबे समय से वकालत करते रहें और आगे भी शायद इसकी वकालत ये करते रहेंगे। हम ऐसे ही बुद्धिजीवियों और बढ़िया नेताओं के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ, देखते रहिए। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।